आज से करीब 6 महीने पहले यानी 5 दिसंबर 2023 को ये दोपहर 1:21 की ही बात थी जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुंडों ने घर में घुसकर मार डाला। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या। देखो, ये है राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर और ये है जयपुर का जाना माना इलाका श्यामनगर। ये घटना 5 दिसंबर 2023 को यही श्यामनगर एरिया में घटित हुई थी। यहाँ जो आप ये सफेद रंग का 2 मंजिला मकान देख रहे हो, ये घर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का है। ध्यान से देखो, ये है घर का ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर है टेरेस। घर के बाहर और अंदर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। ये घर का मेन गेट है, इसके सामने ये पार्किंग स्पेस है, थोड़ा सा राइट साइड में ये गार्डन है और लेफ्ट साइड में 3 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पर ये लिविंग रूम में एंट्री होती है। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई तो वो उस समय यहाँ इस लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। लिविंग रूम से होते हुए मेन घर में एंट्री लेने के लिए यहाँ एक हॉल है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि लिविंग रूम और हॉल के बीच में यहाँ पर एक बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योर डोर है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा था। ये गेट है, देखिए कि यहाँ गेट पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी कि इस पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से ही खुल पाता। ये डोर या तो कीज से खुल सकता था या फिर ऑथराइज्ड पर्सनल के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था। फिंगर से खुलता था, जिसका भी फिंगर लगा हुआ था, नहीं तो उस चाबी से खुलता था। फिंगर ऐसे थे हर किसी का फिंगर या किस का फिंगर था जिससे खुलता था ये? नहीं, वो तो उन लोगों का लगवाया हुआ ही था, जैसे गनमैन का, इनका ही गनमैन का था इनका। लिविंग रूम से सट के यहाँ पर ये गोगामेडी जी का राष्ट्रीय कार्यालय यानी कि उनका ऑफिस था। डबल रूम था। डबल रूम। अब देखिए कि यहाँ के बाद में ये उनका ऑफिस था जहाँ मिलते थे ये राष्ट्रीय करणी सेना। इस ऑफिस में ही वो अक्सर अपनी मीटिंग्स और इंटरव्यूज वगैरह किया करते थे। ये देखिए कि ये मेन रूम था उनका, मीटिंग रूम, जहाँ से वो मिलते थे। तो ज्यादातर लोगों से वो इसी रूम में मिला करते थे और इस दौरान हमेशा उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए 2 गार्ड्स और 2 गनमैन मौजूद रहते थे। हॉल के साइड में यहाँ आपको ये सीढ़ियां ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाती हुई दिख रही होंगी। इसी ऊपर वाले फ्लोर पर सपना सोनी, जो कहानी में गोगामेडी जी की तीसरी पत्नी बताई जाती हैं, वो रहती थी। सुखदेव सिंह जी के कहने पर वो वहीं से घर में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस पर नजर रखती थी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कौन, कब और किसके साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से मिलने आता है। आज दिन है 5 दिसंबर 2023 मंगलवार का। घर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में गोगामेडी हमेशा की तरह ही नहा धोकर तैयार होकर अपनी कथित पत्नी सपना सोनी के साथ खाना खाते हुए बात कर रहे हैं। दोपहर के करीब 1 बजे गोगामेडी जी के घर के बाहर एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी आकर रुकती है। इस स्कॉर्पियो में से 3 बंदे उतरते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। वो लोग गार्ड को बताते हैं कि उनको गोगामेडी जी से मिलना है। गार्ड उनसे पूछताछ करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गोगामेडी जी के पास जाता है और उनको किसी नवीन सिंह शेखावत से मिलने की इन्फॉर्मेशन देता है। अब क्योंकि नवीन शेखावत को गोगामेडी जी पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने गार्ड को बताया, उनको अंदर आने दो, उनको बिठाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गार्ड वापस उनके पास जाता है और उन लोगों को अंदर आने को कहता है। अब ये जो नवीन शेखावत आपको दिख रहा है, ये जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था। एक कपड़ा व्यापारी भी था और करीब 10 दिन पहले ही वो गोगामेडी से मिलने उनके घर आया था। अंदर आने की परमिशन मिलते ही सिक्योरिटी भी बिना किसी पूछताछ व तलाशी के उनको अंदर आने देती है। फिर ये तीनों के तीनों इस घर के लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। अब आपके दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि नवीन शेखावत के अलावा ये 2 बंदे और हैं कौन? इसमें से एक का नाम है रोहित राठौड़ और दूसरे का नाम है नितिन फौजी। नवीन शेखावत ने यहाँ एंट्री लेने के लिए एक बहाना बनाया था और बहाना ये था कि वो गोगामेडी जी को अपने कजन की शादी का कार्ड देना चाहता है। गोगामेडी अब नीचे जाते हैं और सपना अपने काम में बिजी हो जाती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि आज गोगामेडी जी इन तीनों से अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि इन तीनों से अपने लिविंग रूम में मिलने वाले हैं। ऑफिस में ना मिलने की वजह ये कि उनको लगा कि कुछ ही देर की तो बात है और वैसे भी उनको कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो जल्दी में थे। अब 1:10 पर गोगामेडी जस्ट उनके सामने वाले सोफा पर बैठ जाते हैं। उस वक्त उनका गार्ड अजीत सिंह भी वहां उनके पास ही मौजूद था। आए हुए मेहमानों को चाय नाश्ता भी कराया जाता है। लगभग 10 मिनट तक उनके बीच बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान नवीन शेखावत गोगामेडी की फोन पर किसी से बात करवाता है। बात खत्म होते ही गोगामेडी जी नवीन का फोन उसे वापस कर देते हैं और जैसे ही गोगामेडी अपनी फोन की तरफ देखते हैं, उसी वक्त 1:21 पर नितिन फौजी खड़ा हो जाता है और अनएक्सपेक्टेडली गोगामेडी को एक गोली मार देता है। गोली सीधा उनके सीने में जाके लगती है। दूसरी गोली वो साथ आए नवीन शेखावत को मारता है। वहां मौजूद गोगामेडी का गार्ड को समझ पाता
इससे पहले तीसरी गोली वो गार्ड अजीत सिंह को ही मार देता है। बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा बंदा रोहित राठौड़ भी अपनी गन निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों नॉन स्टॉप ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और देखते ही देखते 20 सेकंड्स में ये दोनों शूटर्स मिलके 17 राउंड्स फायर कर देते हैं। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज पड़ता है। यहाँ इस बात को नोटिस करना कि इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग में नवीन शेखावत को मारने का तो कोई प्लान था ही नहीं, फिर भी उसको गोली मार दी। आगे बताऊंगा क्यों। खैर, नवीन शेखावत को भी कई गोलियां लगती हैं। वो बचने के लिए भागा भागा बाहर जाता है, लेकिन वो सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इतनी फायरिंग करने के बाद वो दोनों भागने के लिए लिविंग रूम से बाहर आने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अंदर उन्होंने 3 लोगों को गोलियां मारी थी, गोगा मेडी जी, नवीन शेखावत और गोगा मेडी जी का गार्ड अजीत सिंह। इसके अलावा 2 गनमैन और मौजूद थे। एक तो यहाँ इस विंडो के पास था जिसने गोलियों की आवाज सुनते ही गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसकी गन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो नहीं चली। दूसरा गनमैन नरेंद्र सिंह इधर था जिसने लिविंग रूम से बाहर निकलते हुए दोनों गुंडों पर गोली चलाई भी। अब वो गुंडे मेन गेट के पास आए तो नरेंद्र सिंह पार्किंग स्पेस में यहाँ थोड़ा आगे चला गया था और जाते जाते इन गुंडों ने नरेंद्र सिंह के पैरों में भी गोली मार दी थी। इसके बाद ये दोनों गुंडे नितिन फौजी और रोहित राठौड़ अपनी स्कॉर्पियो यहीं छोड़कर पैदल ही इस कॉलोनी से भाग जाते हैं। जस्ट अभी आपने देखा कि 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना कितना आसान हो जाता है। अगर आप भी ऐसी 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो मेरे द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर एनिमेशन कोर्स को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, हादसे के वक्त घर में मौजूद गोगा मेडी की पत्नी सपना सो रही थी और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से वो ये इंसिडेंट सीसीटीवी में नहीं देख पाती है। गोलियों की आवाज सुनते ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर गली में पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन पड़ोस में एक दिन पहले ही किसी की मौत हुई थी तो उसे डाउट होता है कि ऐसी सिचुएशन में पटाखे कौन फोड़ रहा है। सपना इंस्टेंटली उठकर नीचे भागती है। सीढ़ियों से उतरते समय घर का नौकर सपना को घबराते हुए बताता है कि भाभी साहब सब खत्म हो गया, गोलियां चली हैं। वो इमीडिएटली लिविंग रूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो लिविंग रूम में एंटर होती है, वहां का सीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सपना देखती है कि अजीत सिंह और गोगा मेडी दोनों नीचे गिरे हुए थे। वो भागकर गोगा मेडी के पास जाती है और उनकी सांसें चेक करती है। दूसरी तरफ अजीत सिंह बेहोशी की हालत में था और पानी मांग रहा था। बहुत ही हिम्मत और हौसला रखते हुए सपना आसपास के लोगों की मदद लेती है। लोगों की हेल्प से सपना गोगा मेडी और गार्ड अजीत सिंह की बॉडीज को अपनी गाड़ी में डालती है और पास ही मानसरोवर के मेट्रोमास हॉस्पिटल ले जाती है। बट अनलकीली इलाज के दौरान डॉक्टर्स गोगा मेडी को मृत घोषित कर देते हैं और गार्ड अजीत सिंह को इलाज के लिए आईसीयू शिफ्ट कर देते हैं। इलाज के 1 हफ्ते बाद 12 दिसंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हादसे के 1 एंड ओनली आई विटनेस अजीत सिंह की भी मौत हो जाती है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या क्यों की, नितिन फौजी और रोहित राठौड़ कौन थे, इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन था, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये किस प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दे पाए और इतना बड़ा कांड करके भी ये लोग कौन से रूट से राजस्थान से भाग निकले। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी का असली नाम सुखदेव सिंह शेखावत था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक गांव गोगा मेडी में सुखदेव सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। चूंकि ये गोगा मेडी गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनको सुखदेव सिंह गोगा मेडी बोल दिया जाता था। गोगा मेडी गांव में सुखदेव जी का जन्म 20 फरवरी 1970 को हुआ था और जब इनका देहांत हुआ तब ये 53 साल के थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनका समाज सेवा और राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ता गया। राजपूत कम्युनिटी के लिए सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने टाइम टू टाइम आवाज उठाई थी। जब पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती थी तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी आगे आके पुलिस को क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शंस लेने पर मजबूर कर देते थे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे। साल 2013 में उन्होंने बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भादरा असेंबली सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको 33,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। गोगा मेडी जी को विधानसभा इलेक्शंस में दावेदारी और कांग्रेस पार्टी से टिकट की चाहत थी। वो भादरा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए लगातार कोशिशों में थे कि मिल जाए, लेकिन सैडली यहाँ कोई भी बात नहीं बन सकी, जिससे वो कांग्रेस पार्टी से कुछ नाराज भी बताए जा रहे थे। साल 2013 में ही सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने करणी सेना ज्वाइन कर ली। करणी सेना एक राजपूत संगठन है जिसे साल 2006 में 23 सितंबर को स्थापित किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लोकेंद्र सिंह कालवी थे, जिनका हाल ही में पिछले साल 2023 में 14 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। करणी सेना संगठन का नाम बीकानेर के प्रसिद्ध मंदिर करणी माता के नाम पर रखा गया है। करणी माता राजपूत समाज में पूज्य लोक देवी हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी और सुखदेव सिंह गोगा मेडी काफी करीबी दोस्त भी थे, जिसके कारण कालवी ने गोगा मेडी को श्री राजपूत करणी सेना का स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया था। लेकिन कुछ राजनीतिक विवादों को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद साल 2015 में सुखदेव सिंह गोगा मेडी को उस संगठन से निकालकर अपना खुद का एक नया संगठन बनाना पड़ा, जिसका नाम था श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संगठन। और इसके बाद से वो राजपूत समुदाय और युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। इसके अलावा गोगा मेडी जी प्रॉपर्टीज रिलेटेड काम भी किया करते थे। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगा मेडी वाली और श्री राजपूत करणी सेना
लोकेंद्र सिंह कालवी और महिपाल सिंह मकराना वाली, ये दोनों ही अलग अलग संगठन हैं। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के परिवार की बात करें तो एक अनएक्सपेक्टेड बात ये सामने आई है कि उनकी 3 पत्नियां थीं। गोगामेडी की पहली शादी शकुंतला चौधरी से हुई थी। वो हरियाणा पुलिस में होमगार्ड थीं। वो गोगामेडी गांव में ही रहती थीं और शकुंतला से सुखदेव सिंह को कोई भी संतान नहीं हुई थी। उसके बाद गोगामेडी ने दूसरी शादी शीला शेखावत से की। शीला शेखावत राजपूत थीं और हनुमानगढ़ जिले के भादरा की रहने वाली थीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दूसरी पत्नी यानी कि शीला शेखावत से 2 बेटियां हैं, उर्वशी शेखावत और यशस्वी सिंह शेखावत। अब खुद को सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी बताती हुई ये महिला सपना सोनी उस दिन वारदात के समय यही गोगामेडी के साथ घर में मौजूद थी। सपना सोनी के अकॉर्डिंग सुखदेव सिंह जी उसको अपनी पत्नी मानते थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। वह 11 साल से गोगामेडी के साथ उसी घर में रहती थी। जिस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी मानना है, चाहे कुछ भी मानना है, कुछ भी मान लो, चाहे मैं तो उसकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो लिव इन रिलेशन में थी, चाहे वो मेरे को तो अपनी ऐसी तैसी मेरी ऐसी करने के लिए। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो सुखदेव सिंह गोगामेडी और करणी सेना संगठन का नाम कुछ ज्यादा ही चर्चा में तब आया था जब साल 2017 में जयपुर के जयगढ़ किले में हुई संजय लीला बंसाली की मूवी पद्मावत की शूटिंग चल रही थी। पद्मावत की शूटिंग के दौरान हुए तोड़फोड़ व प्रदर्शन हुए थे। करणी सेना के सदस्य ने फिल्म के सेट पर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को प्रदर्शन के दौरान ही थप्पड़ भी मार दिया था। करणी सेना ने आरोप लगाए थे कि इसकी स्टोरी लाइन ने राजपूतों के ट्रेडिशन और कल्चर को ठेस पहुंचाई है। उनका कहना था कि इस फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। हालांकि करणी सेना के इस विरोध के चलते डायरेक्टर को फिल्म का नाम और कई सीन्स बदलने पड़े थे। दूसरा किस्सा था जब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने करणी सेना के कुछ मेंबर्स के साथ 15 अगस्त 2018 को कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर देश का झंडा फहराकर पूरे देश का सम्मान बढ़ाया था। और तीसरा किस्सा था 24 जून 2017 जब पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल सिंह की मौत हो गई थी। तब सुखदेव सिंह गोगामेडी उसकी लाश के साथ 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे। उस समय ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को फेक बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। गोगामेडी के इस प्रदर्शन ने पूरे राजस्थान में और बाहर भी उनको हेडलाइंस में ला दिया था। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि गोगामेडी जिस पोजीशन पर थे वहाँ वो काफी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोगामेडी की हत्या करवाई ही क्यों। देखो, ये जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्रॉपर 3D एनिमेटेड वीडियो मैंने इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर पब्लिश की थी। इसी वीडियो में मैंने लॉरेंस बिश्नोई के खास बंदे रोहित गोदारा का भी सिद्धू मूसेवाला को मारने में रोल बताया था। ये रोहित गोदारा यूनाइटेड किंगडम से ऑपरेट करता है और लॉरेंस बिश्नोई का काइंड ऑफ राइट हैंड माना जाता है। ये रोहित गोदारा वही है जिसने कुछ दिन पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी गोलियां चलवाई थी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई क्यों मारना चाहता है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, जरूर देखना। एनीवेज, तो ये रोहित गोदारा या यूं कह लो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गोगामेडी के साथ 36 का आंकड़ा था। असल में हुआ कुछ ये था कि रोहित गोदारा एक क्रिमिनल होने के नाते एक्सटॉर्शन रैकेट भी चलाता था। आसान भाषा में बोलूं तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से जबरदस्ती पैसे वसूलने का काम किया करता था। ऐसा ही एक केस राजस्थान के चूरू के एक बिजनेसमैन के साथ भी हुआ। रोहित गोदारा ने उस बिजनेसमैन से किसी जमीन को मद्देनजर रखते हुए 50 लाख रुपए कैश की डिमांड की। चूरू डिस्ट्रिक्ट के उस बिजनेसमैन ने पैसे देने से मना कर दिया और डायरेक्टली मदद के लिए गोगामेडी के पास जा पहुंचा। गोगामेडी ने लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा को कॉल किया और बोला कि हम तुझे रुपए नहीं देने वाले हैं। इस बात के चलते रोहित गोदारा का ईगो हर्ट हो गया और गोगामेडी जी के प्रति दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। मोरोवर, रोहित गोदारा सुखदेव सिंह गोगामेडी से इसलिए भी जलता था क्योंकि उसका मानना था कि गोगामेडी एक पार्शियल लीडर है, सिर्फ एक ही जाति या एक ही समाज के बारे में भला सोचता है, हमेशा जाट और दूसरी कास्ट के खिलाफ बोलता है और राजपूतों के फेवर में ही सारे काम करता है। मोर इम्पोर्टेंटली, आनंद पाल सिंह के आज के काफी जाने माने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अच्छे संबंध थे। लेकिन ध्यान रखो, मैं एकदम शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ। आज से काफी साल पहले लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल सिंह में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये दोनों ही गैंग्स कुछ पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। फिर एक समय ऐसा भी आया जब राजस्थान पुलिस ने आनंद पाल सिंह को पॉलिटिकल झांसे में लेकर मार डाला। आनंद पाल की मौत बहुत ही पॉलिटिकली प्लान्ड और मिस्टीरियस थी और गोगामेडी जी को यह सब हजम नहीं हुआ। इसलिए आनंद पाल के शव के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 15 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया और इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। हमारी प्रमुख मांग यही है, इस मामले की पूरे की सीबीआई जांच हो जाए, हम तब जाकर के संतुष्ट होंगे। तो अब आनंद पाल सिंह लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन था और दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन होता ही है। इन सभी रीजंस की वजह से लॉरेंस बिश्नोई और गोगामेडी भी दुश्मन बन चुके थे। इनफैक्ट गोगामेडी की हत्या के बाद एक फेसबुक पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने इस कांड की जिम्मेदारी लेते हुए ये मेंशन भी किया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था और उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। इसके साथ डिस्प्यूट कोई किसी
प्रॉपर्टी के मैटर को लेके हुआ था जी। ये हमारे साथ कोई 19-20 कर रहा था जी। यहाँ तक आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि रोहित गोदारा कौन है और उसने गोगामेडी जी को मारने की प्लानिंग क्यों की। अब ये समझो कि रोहित गोदारा ने ये पूरा गेम प्लान एग्जीक्यूट किया कैसे। अब देखो, रोहित गोदारा खुद तो फिलहाल दुबई से ऑपरेट करता है, लेकिन इंडिया में उसके सभी प्लान्स को अंजाम देने के लिए भी कोई बंदा तो चाहिए ना। तो रोहित गोदारा का जो राइट हैंड है वो है वीरेंद्र चारण। वीरेंद्र चारण राजस्थान के बीकानेर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जो गोगामेडी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। इन शॉर्ट, रोहित गोदारा ने गोगामेडी हत्याकांड का जिम्मा वीरेंद्र चारण को सौंपा और वीरेंद्र चारण ने इस काम के लिए 2 बंदों को तैयार किया। वही 2 बंदे जिनका जिक्र इस वीडियो में स्टार्टिंग में हुआ था, नितिन फौजी और रोहित राठौड़। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के बारे में एक छोटी सी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि नितिन फौजी तो साल 2019 से इंडियन आर्मी के 19 जाट रेजिमेंट अलवर में पोस्टेड था और महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला था। जब बाद में जनता को पता चला था कि गोगामेडी हत्याकांड का एक शूटर आर्मी में था और इंसिडेंट के टाइम ऑन ड्यूटी भी था, बस कुछ ही दिनों की छुट्टी पर आया हुआ था, तो लोगों को काफी शौक लगा था। और रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला था। इसकी गोगामेडी से दुश्मनी कैसे हुई वो काफी विचित्र इंसिडेंट है, ध्यान से सुनना। रोहित राठौड़ के पिता आर्मी में थे, जिनकी कैंसर के कारण कई सालों पहले मौत हो गई थी। बताया जाता है कि रोहित के पिता उसकी हरकतों से काफी परेशान थे रिपोर्टेडली, और बच्ची के घर वालों की कानून के द्वारा उतनी मदद नहीं की जा रही थी। तब बच्ची के घर वालों ने गोगामेडी से मदद ली और गोगामेडी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही रोहित राठौड़ को पॉक्सो केस में 3 साल की सजा भी हुई थी। ये जयपुर के वैशाली नगर थाने से जुड़ी हुई वारदात थी। इस वजह से रोहित राठौड़ और गोगामेडी में पहले ही दुश्मनी बन चुकी थी। तो जब रोहित राठौड़ जेल में था, उस ड्यूरेशन में उसकी मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग वालों से। एनीवेज, वीरेंद्र चारण की प्लानिंग के मुताबिक दोनों में से एक शूटर नितिन फौजी ने 3 दिन के लिए एक SUV कार स्कॉर्पियो मालवीय नगर की एक कार एजेंसी से 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पर ली थी। अब यहाँ तक स्थिति ये है कि शूटर्स रेडी हैं, गाड़ी रेडी है, प्लान रेडी है, वेपन्स रेडी है, लेकिन दिक्कत ये थी कि गोगामेडी जी के घर पर जो सिक्योरिटी थी उसको तोड़ते हुए गोगामेडी जी तक कैसे पहुंचा जाए। तो इतनी सिक्योरिटी पार करके गोगामेडी जी तक पहुंचने के लिए रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि उन्होंने पैसे का लालच देकर गोगामेडी जी के एक बहुत ही खास आदमी नवीन शेखावत को अपनी तरफ कर लिया और प्लान के मुताबिक उन्होंने नवीन शेखावत को बताया कि गाड़ी में यहाँ से इन गुंडों के साथ आना है और शादी के कार्ड का बहाना लगा के गोगामेडी तक इन शूटर्स को कैसे भी पहुंचाना है। आगे इस वीडियो की स्टार्टिंग में तो आपने सारा कुछ देख ही लिया कि किस तरीके से स्कॉर्पियो रुकी, गेट पर चेकिंग नहीं हुई, तीनों अंदर गए, हत्याकांड को अंजाम दिया गया और भाग गए। यहाँ एक सवाल जो अभी तक वैसा का वैसा बना हुआ है वो ये कि नवीन शेखावत तो शूटर्स के साथ ही था, फिर नवीन शेखावत को क्यों मारा? तो ध्यान से सुनो। हुआ यूं कि जब भी गोदारा या चारण में से कोई भी शेखावत को फोन करते थे, तब शेखावत उन कॉन्वर्सेशन और प्लानिंग की कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता था। उसी रिकॉर्डिंग को लीक करने की धमकी देकर उनसे पैसे मांगता था। रोहित गोदारा इस वजह से बहुत ही परेशान और गुस्से में था और इसी वजह से गोदारा शूटर्स को गोगामेडी के साथ नवीन शेखावत को भी उड़ा देने को कहता है। खैर, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जैसे ही दोनों शूटर्स गोगामेडी जी के घर से भागे, तो गली से निकलते वक्त उनका सामना एक i10 कार वाले से हुआ। GTA Vice City की तरह उन्होंने कार छीनने की कोशिश की, लेकिन कार वाला भाग निकला। फिर पीछे से एक स्कूटी वाला आ रहा था, तो उस स्कूटी वाले को गोली मारकर उन्होंने उससे स्कूटी छीन ली और वहां से फरार हो गए। वहां से वो लोग सीधा जयपुर के अजमेर रोड का रास्ता पकड़ते हैं। अजमेर रोड पहुंचते ही वहां उनको बाइक पर रामवीर जाट नाम का एक बंदा खड़ा हुआ मिलता है। स्टोरी में अब चौथे बंदे की एंट्री होती है। कहा जाता है कि रामवीर जाट महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला था और नितिन फौजी का पुराना दोस्त भी था। रामवीर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ दोनों को अपनी बाइक पर बिठाकर बगड़ू टोल प्लाजा तक ले जाता है। पहुंचते ही दोनों शूटर्स बाइक से उतरते हैं। रामवीर आगे जाकर नागपुर डिपो वाली राजस्थान रोडवेज बस को रोकता है। नितिन और रोहित बस में चढ़ जाते हैं। बस रवाना हो जाती है और रामवीर जाट भी वापस जयपुर लौट जाता है। कितनी विचित्र बात है ना कि कोई कैसे इतनी इजीली इतने बड़े पद पर मौजूद व्यक्ति को जान से मार के फरार हो जाता है और पुलिस को भनक तक नहीं होती। फाइनली अब शूटर्स जयपुर से कुछ 150 किलोमीटर सफर करके डीडवाना पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही वो अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और उसको टैक्सी बुक करने को कहते हैं। कुछ ही देर में टैक्सी ड्राइवर भी अपनी टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाता है। वो साथ में अपने 2 दोस्तों को भी लाता है। शूटर्स ड्राइवर को पेट्रोल डलवाने के लिए 1500 रुपए देते हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और वो लोग डीडवाना से निकल जाते हैं। जब पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की, तब वो बताता है कि सफर के दौरान और ड्राइवर से कभी चूरू, कभी सालासर और कभी हिसार। अब चूंकि काफी रात हो गई थी, तो टैक्सी ड्राइवर सुजानगढ़ तक ही जाने की बात करता है और आगे जाने के लिए साफ इंकार कर देता है। वो लोग अब सुजानगढ़ पहुंच जाते हैं। उनको दूर से सुजानगढ़ बस स्टैंड पे एक बस खड़ी दिखती है। जैसे ही वो लोग पास जाते हैं तो देखते हैं कि बस तो दिल्ली नोखा की है। शूटर्स टैक्सी से उतरते हैं और बाहर खड़े कंडक्टर को बोलते हैं कि हमें हिसार जाना है। कंडक्टर बोलता है कि ये बस हिसार नहीं दिल्ली जा रही है, लेकिन रास्ते में दारूहेड़ा आएगा, तुम लोग वहां उतर जाना। ये सुनते ही दोनों शूटर्स बस में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में बस वहां से रवाना हो जाती है। जैसे ही ये खबर शहर में सर्कुलेट हुई, वैसे ही मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने सैकड़ों लोगों ने हड़कंप मचा दिया। राजपूत समाज के लोग हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए। ये लगातार लोग हैं वो
मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए समाज। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद सिर्फ पिंक सिटी में ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहर जैसे जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, चित्तौड़गढ़ एक्स्ट्रा में भी बवाल मच गया। इस मामले में जयपुर में कई जगह रैली, प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन भी हुए। राजपूत समाज और करणी सेना संगठन ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया था, ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई थी और टायर्स जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। गोगामेडी जी के खास और परिवार के लोगों ने अपनी डिमांड्स की लिस्ट प्रिपेयर की, जिसमें उनका कहना था जल्दी सारे आरोपियों और गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए, उन पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने गोगामेडी की सिक्योरिटी की मांग की रिक्वेस्ट को निगलेक्ट कर दिया था, इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को सौंपा जाए और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू पास किया जाए, हत्यारों के घर और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर्स चलवाए जाएं, गोगामेडी के फैमिली मेंबर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट में 11 करोड़ रुपए और कड़ी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा दी जाए। जब पूरा राजस्थान बंद का ऐलान हुआ और पुलिस पर प्रेशर आने लगा, राजस्थान डीजीपी उमेश मिश्रा अपनी एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं जिसे लीड कर रहे थे एडीजीपी क्राइम दिनेश एमएन। राजस्थान पुलिस ने जब शूटर्स को ट्रैक करने के लिए उनके फोन ट्रैक किए तब पता चलता है कि वो राजस्थान से होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इस पर तुरंत राजस्थान पुलिस दिल्ली और हरियाणा पुलिस से संपर्क करती है। अब जयपुर के एडीजीपी दिनेश एमएन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हत्यारों ने दिल्ली जाने के लिए बस ली है। एडीजीपी तुरंत दिल्ली पुलिस को शूटर्स के दिल्ली आने की इन्फॉर्मेशन देती है। बस धारूहेड़ा बस स्टैंड पर पहुंचती है। वो लोग बस से उतरते हैं। अब चूंकि उनको हिसार जाना था इसलिए दोनों अब रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो रिक्शा लेते हैं। ऑटो उनको स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। वो लोग अब स्टेशन के अंदर की तरफ जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही दोनों अब ट्रेन के बारे में पता करते हैं और हिसार जाने वाली किसी एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। हिसार पहुंचते ही दोनों अपने एक दोस्त उधम सिंह को फोन करते हैं। उधम सिंह के साथ अब वो लोग टैक्सी से मनाली जाते हैं। नेक्स्ट डे तीनों पंजाब के चंडीगढ़ में आते हैं। चंडीगढ़ में स्टे करने के लिए वो लोग फेक आधार कार्ड्स की मदद से अपने नकली नाम देवेंद्र, जयवीर और सुखबीर के नाम से रूम बुक करते हैं। वो तीनों सेक्टर 24 के होटल कमल पैलेस का रूम नंबर 105 बुक करते हैं। पुलिस दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा करती है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सुखदेव सिंह गोगामेडी की दूसरी पत्नी शीला शेखावत और पूरी करणी सेना ने पुलिस को 72 घंटों के अंदर शूटर्स को अरेस्ट करने की भी मांग करी थी। राजस्थान एसआईटी के कुछ टीम मेंबर्स और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश, दोनों टीम्स इस जॉइंट ऑपरेशन में गहरी जांच कर ही रही थी कि 9 दिसंबर को एनडीआर की टीम को शूटर्स की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। वो लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और रात होने तक का इंतजार करते हैं। उनका प्लान था कि किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता ना चले और उनका हत्यारों को दबोचने का काम इजी हो जाए। फाइनली अब स्पेशल सेल टीम तीनों बदमाशों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 एरिया के एक शराब के ठेके से पकड़ लेती है जहां वो छुप के दारू पी रहे थे। टीम उनको कड़ी सिक्योरिटी के साथ दिल्ली के क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाती है और इंटेरोगेशन करती है और बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको जयपुर भेज देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि दिल्ली स्पेशल सेल को कैसे पता चला कि वो तीनों उसी होटल में रुके हुए हैं। तो चलो दिल्ली स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र सिंह यादव से ही सुन लेते हैं। वो हम उधम सिंह को ट्रेस करने लगे, उसके भी फ़ोन ऑफ मिले। उसके फिर इंस्टा और ये सब पे काम करते हुए हिमाचल की तरफ चल पड़े। हिमाचल में एडवांस टीमें गई, चंडीगढ़ में रात में इनको डिटेन किया। और दूसरी तरफ इधर जयपुर में शूटर्स को भागने में मदद करने वाले आरोपी रामवीर जाट को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तीनों आरोपियों को अब जयपुर के सोडाला पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। तो यहाँ से जो लीड मिली उसके बेसिस पर शूटर्स और उसके साथी को अरेस्ट किया गया और उनसे पूछताछ की जाती है। ये कहानी थी 5 दिसंबर 2023 की।